Hello everyone! Welcome to the Layman Way, where we strive to bring the explanation of the key concepts in a very fun and engaging way. Concepts from the field of UPSC, PSC, CAT, you name it, we have it. And guys, we are trying to create a big impact by providing free quality education so that everyone can get access to this education and you can be a part of this revolutionary journey by doing just few things, liking and sharing the video and subscribing to the channel. And also, do not forget to recommend the video to your friends. Alright guys, if you want to view the full playlist, you can always go on the I button in the top right corner and view our full course. And if you are watching this video, do not forget to leave a comment down below and share your progress with others so that we can motivate one another, and let's get started. So guys, let's move ahead with our course. और इकॉनमी के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से और देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स न्यूज़ में थे आगे। तो हम सबसे पहले अगले सेक्टर पे चलते हैं, लेबर एम्प्लॉयमेंट स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप पे। तो इसमें सबसे पहला आर्टिकल जो था वो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे से डील करता है। तो रिसेंटली एनएसएसओ ने बेसिकली पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे को रिलीज़ किया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि ये रिलीज़ कौन करता है ना। तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कौन रिलीज़ करता है? एनएसएसओ, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एनएसएसओ रिलीज़ करता है। अब इसमें क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। तो पहला है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ये क्या होता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट? ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट वो होता है कि कितने टोटल लोग जो हैं वो लेबर फोर्स में अवेलेबल हैं एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। तो मान लो कि कुछ लोग हैं जिनको जो काम देख रहे हैं ना, अनएम्प्लॉयड लोग बोलते थे उनको, बट दे आर सीकिंग फॉर वर्क, ठीक है। प्लस जो लोग एम्प्लॉयड हैं, है ना। तो ये टोटल हमारी लेबर फोर्स है, ये डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन कंट्री की कितनी है, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ठीक है। तो इट इज़ अ परसेंटेज ऑफ पर्सन्स इन द लेबर फोर्स दैट इज़ वर्किंग और सीकिंग और अवेलेबल फॉर वर्क इन द पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन में कितने ऐसे लोग हैं जो काम करने के लिए रेडी हैं या काम देख रहे हैं या ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ठीक है। एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन दैट इज़ कॉल्ड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। उसके बाद दूसरा आता है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो वो होता है जो एक्चुअली में वर्कर्स हैं, जो एक्चुअली में एम्प्लॉयड लोग हैं एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन, उसको हम बोलते हैं वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। उसके बाद क्या है? उसके बाद है अनएम्प्लॉयड रेशियो। अनएम्प्लॉयड रेशियो बेसिकली क्या होता है? कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं। जैसे वर्कर पॉपुलेशन में क्या है? जितने लोग एम्प्लॉयड हैं। अनएम्प्लॉयड रेशियो में जितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है। उसके बाद एक और सर्वे रिलीज़ हुआ है जिसको हम बोलते हैं टाइम यूज़ सर्वे। टाइम यूज़ सर्वे किसने रिलीज़ किया? अगेन एनएसएसओ ने ही रिलीज़ किया है। ये इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, क्या दिखाता है? ये बेसिकली ये दिखाता है कि भाई कितना मेजर है पार्टिसिपेशन का मैन, वुमेन और जितने भी बाकी लोग हैं उनका पेड और अनपेड एक्टिविटीज़ में कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। कितने परसेंटेज ऑफ मैन, वुमेन और अदर ग्रुप ऑफ पर्सन्स पेड और अनपेड एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो बताता है ये क्या? टाइम यूज़ सर्वे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ देख लेते हैं कि क्या क्या अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना था इस फोर्स ये जो रिपोर्ट रिलीज़ हुई है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बेसिकली अब ये याद रखना, ये हम अगेन 18 से 19 की बात कर रहे हैं। ऐसा मत सोच लेना कि पिछले साल की बात करें, क्योंकि पिछले साल में सब कुछ डिस्टर्ब हो चुका है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट शूट अप कर गया है बहुत ज़्यादा, है ना। तो ये वो वाला डेटा नहीं है, ठीक है। ये 18 से 19 है, उसके पिछले साल वाला डेटा है, ठीक है। तो 17-18 के कंपेरिजन में अगर हम बात करें तो जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 18-19 में वो 5.8% है, ठीक है। ऑब्वियसली कम हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट रेट 17-18 के कंपैरिजन में, जहाँ पे ये 6.1% था, ठीक है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करें तो वो भी क्या हुआ है? वो बढ़ा है। ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ है तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ा होगा, है ना। उसके बाद दूसरा आता है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो भी बढ़ा है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ है तो एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है, तो जितने लोग काम कर रहे हैं एक्चुअली वो इंक्रीज़ हो गए हैं, ठीक है। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज़ हुआ है, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट भी डिक्रीज़ हुआ है ना। फीमेल पार्टिसिपेशन रेट बढ़ा है ना। तो सब कुछ अच्छा हो रहा था, ठीक है। उससे पहले सब कुछ अच्छा हो रहा था, कोविड से पहले। अभी कोविड आया तो सब डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। अगले पे आते हैं तो लेबर कोड्स की बात करते हैं। क्या है लेबर कोड्स? तो पार्लियामेंट ने 3 लेबर कोड बिल को पास किया। कौन कौन से? अब यही इंपॉर्टेंट है कि ये बिल कौन कौन से हैं, इनको आपको याद रखना है कौन कौन से बिल पास हुए हैं लेबर कोड्स में। पहला है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी बिल, दूसरा है हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड, सॉरी ये पूरा है, ये कॉमा गलत लगा दिया इधर। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड है पहला, ठीक है। दूसरा है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड और तीसरा है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। तो याद रखोगे आप
ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड एंड कोड ऑन सेफ सोशल सिक्योरिटी। ये 3 बिल हैं जो ये 3 लेबर कोड हैं जो पार्लियामेंट ने पास किए हैं, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कि जो कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस बिल है, ये वाला जो कोड है, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस बिल, ये क्या क्या फीचर्स हमको देता है, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 जो एक्ट्स हैं उनको कंबाइन करता है, ट्रेड यूनियंस एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट। इन तीनों में जो प्रोविजंस थे अब वो एक ही बिल के अंदर हैं, वो है ये कौन सा, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस बिल, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि मेजर प्रोविजंस क्या क्या हैं। तो इसमें वर्कर की डेफिनेशन को डिफाइन किया गया कि वर्कर कोई भी एक ऐसा पर्सन होता है जो सैलरी के लिए काम करता है या फिर कोई रिवॉर्ड के लिए काम करता है, वो एक वर्कर होता है, ठीक है। बट इसमें उनको वर्कर कंसिडर नहीं किया गया जिनकी जो मैनेजरियल रोल में है, जैसे मैनेजर हैं या फिर जिनकी सैलरी 18,000 से ऊपर है, तो ऐसे लोगों को वर्कर नहीं माना गया है, ठीक है। तो ये याद रखना कि वर्कर कोई भी ऐसा बंदा है जो हायर होता है काम के लिए और कोई रिवॉर्ड देने के लिए, ठीक है, मतलब उसको कोई रिवॉर्ड मिलता है जो काम करता है उसके लिए, चाहे वो फाइनेंशियल गेन हो, चाहे वो कोई और मॉनेटरी बेनिफिट हो या फिर कोई नॉन मॉनेटरी बेनिफिट हो, वो भी होगा इसमें इंक्लूडेड। बट इट एक्सक्लूड्स, वो वाले पर्सन एक्सक्लूडेड होते हैं जो मैनेजरियल पोजीशन पे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में हैं या फिर सुपरवाइजरी कैपेसिटी में हैं विद वेजेस एक्सटेंडिंग 18,000 एंड अबव। तो 18,000 से ऊपर वाले वर्कर कैटेगरी में डेफिनेशन में नहीं आते। स्टैंडिंग ऑर्डर्स की बात करें तो जितने भी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट हैं जिसमें 300 से ऊपर लोग काम कर रहे हैं, 300 या 300 से ऊपर काम कर रहे हैं, उन सारी इंडस्ट्रीज़ को एक स्टैंडिंग ऑर्डर प्रिपेयर करना पड़ेगा। किन किन मैटर्स के लिए, वर्कर को क्लासीफाई करने के लिए, उनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि भाई कब कब तुमको काम करना है, कितने कितने घंटे काम करना है, कब कब छुट्टी मिलेगी, कब तुम्हारी सैलरी आएगी, तुम्हारी सैलरी होगी कितनी, है ना। अगर उनको टर्मिनेट करना है एम्प्लॉयमेंट के लिए तो उसके लिए भी उनको एक स्टैंडिंग ऑर्डर निकालना पड़ेगा। ग्रीवेंस रिड्रेसल के उनको मैकेनिज्म क्रिएट करना पड़ेगा कि भाई वर्कर को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो जाके कंप्लेन कर पाए, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद और क्या है इसमें प्रोविज़न है कि भाई आपको प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट से अगर आपको मास ले ऑफ्स करने हैं, ठीक है। मान लो ये 300 वर्कर से ऊपर है ना, तो कंपनी बोलती है भाई कोविड आ गया, हम तो बंद कर रहे हैं, हम 200 लोगों को निकाल दिया, तो ऐसे नहीं कर सकती है ना। अगर 100 भी लोगों को निकालना है तो गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है, क्लोजर के लिए और इनको रिट्रेंचमेंट, ले ऑफ्स और रिट्रेंचमेंट करने के लिए, ठीक है। ट्राइब्यूनल्स फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स के लिए ट्राइब्यूनल्स हम डिस्प्यूट्स के लिए ट्राइब्यूनल्स हम वो करेंगे, लाएंगे, है ना। फिर रीस्किलिंग फ़ंड है। रीस्किलिंग फ़ंड क्या है, टू रीस्किल दोज वर्कर्स हु आर फायर्ड फ्रॉम देयर जॉब्स, ठीक है। तो जो जॉब से फायर हुए हैं उनको हमको रीस्किल करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 बिल के बारे में बात करते हैं। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बिल क्या है, इसने बेसिकली 9 लॉज को रिप्लेस कर दिया है। कौन कौन से लॉज हैं वो, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट, ठीक है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट, है ना। तो इन सारे लॉज को इन्होंने रिप्लेस किया है और बाकी भी और लॉज हैं, ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखो कि इनमें बेसिकली ये इंक्लूडेड है, ये मेन लॉज हैं। EPF फंड वाला एक्ट जो है, मैटरनिटी बेनिफिट और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट, ये मेन है। इसके अलावा भी 6 और हैं, ठीक है। तो वो सब सब्स्यूम करके इसमें आ गया है, किसमें, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 बिल में आ गया, ठीक है। मेजर प्रोविजंस क्या हैं कोड के, मेजर प्रोविजंस ये हैं भाई, पहली बात तो एप्लीकेबिलिटी देख लेते हैं कहाँ कहाँ ये एप्लीकेबल है, ठीक है। तो कोई भी ऐसी इस्टेब्लिशमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिफ़ाइन करेगी थ्रेशोल्ड उसकी कि कितना बड़ा होना चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट कितना बड़ा होना चाहिए, कितने उसमें वर्कर होने चाहिए, कितना बड़ा उसका साइज़ होना चाहिए, तो वो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी वहाँ ये एप्लीकेबल होगा, ठीक है। उसके बाद सोशल सिक्योरिटी फ़ंड क्रिएट होगा। क्या है ये सोशल सिक्योरिटी फ़ंड, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स होते हैं ना, जैसे हेल्थ बेनिफिट्स हो गए या आपका पेंशन हो गया, तो ये सब सोशल सिक्योरिटी में आता है। तो ये सब अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को भी मिलेगा, गिग वर्कर्स को भी मिलेगा, प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी मिलेगा। अब ये गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स क्या होते हैं, गिग वर्कर्स जैसे जो स्विगी के डिलीवरी बॉयज़ होते हैं और जोमेटो के डिलीवरी बॉयज़ होते हैं, वो हो गए गिग वर्कर्स, ठीक है। और प्लेटफॉर्म वर्कर्स जैसे ओला ऊबर, है ना, ओला ऊबर वाले जो ड्राइवर्स होते हैं, दीज आर प्लेटफॉर्म वर्कर्स। तो ये बेसिकली प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट हैं ओला ऊबर के अपनी इनकम के लिए, है ना। तो इनको कोई ना सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती है। ये लोग बस ये ओला ऊबर बोलते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज़ थोड़ी हैं, ये तो अपनी गाड़ी लगा रहे हैं, है ना, ये अपना कमा रहे हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ नहीं हैं, हम तो बस एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई इनके लिए भी कंपनीज़ को सोशल सिक्योरिटी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट फंड सेटअप करेगा इनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। जैसे हमको मिलते हैं ना, EPF का बेनिफिट होता है, NPS का बेनिफिट होता है, तो ये सब सोशल सिक्योरिटी वाली बातें हैं ना, तो ये सब इस फंड में इंक्लूड होंगी, ठीक है।
फिर आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन होगा, जहाँ पे ये वाले वर्कर्स जो हैं, ये जो गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स की हमने बात करी, ये लोग सेल्फ रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाके। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि अच्छा ये वर्कर्स हैं, इनको हमको सोशल बेनिफिट देना है, ठीक है। अब स्कीम्स आएंगी गिग वर्कर्स प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए, और ये फंड कहाँ से होंगी, ये इसमें जो भी स्कीम्स आएंगी गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए, इनको फंड करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एग्रीगेटर्स मिलके इनको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो ये है क्या बोलते हैं, जर्नलिस्ट का एलिजिबिलिटी है ग्रेचुइटी का, तो ग्रेचुइटी पहले 5 साल का था, उसको रिड्यूस करके अब कितना कर दिया गया है, 3 साल कर दिया गया है, ठीक है। तो जर्नलिस्ट के लिए बस ये जो चीज़ें हैं, जो पहले 5 साल था उसको अब 3 साल कर दिया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस बिल को देख लेते हैं, लास्ट बिल है तीनों में से, है ना। इसमें क्या है, ये 13 लॉज को इसने 13 लॉज जो इससे रिलेटेड हैं, हेल्थ सेफ्टी और वर्किंग कंडीशंस, इनसे रिलेटेड जितने 13 लॉज हैं उनको इसने सब्स्यूम कर दिया है। इसमें मेजर एक्ट्स की बात करते हैं, कौन सा है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, माइंस एक्ट 1952, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट 1970, ये सब इसमें है, इंक्लूडिंग बाकी 10 लॉज भी हैं। तो इन सारे लॉज को इन्होंने एक ही लॉ में ले आए हैं, अब कौन सा, कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस बिल, ठीक है। तो ये आपको याद रखने, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है, कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड है। तो ये आपको कम से कम इतना याद होना चाहिए कि कौन कौन से लॉज हैं, 3 लॉज ये याद होने चाहिए, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से सब्स्यूम हुए वो थोड़ा आप फिर भी नेगलेक्ट कर सकते हो, बट ये तो मेजर याद होना ही चाहिए, है ना। अब इसके प्रोविजंस क्या हैं, कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, इसमें देखो फैक्ट्री की डेफिनेशन सबसे पहले डिफाइन की गई है। फैक्ट्री क्या होता है, फैक्ट्री कोई भी ऐसा प्रेमाइस है ना, या फिर कोई भी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो, अब इसमें 2 चीज़ें डिफाइंड है। एक तो अगर वो पावर यूज़ कर रही है, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कुछ मैन्युफैक्चर करने के लिए पावर यूज़ कर रही है, तो उसमें 20 वर्कर्स या उसके ऊपर वाली को हम फैक्ट्री बोलेंगे, ठीक है। और अगर वो पावर यूज़ नहीं कर रही है तो उसमें 40 वर्कर्स या ऊपर वालों को हम फैक्ट्री बोलेंगे। तो ये ध्यान रखना कि अगर पावर यूज़ नहीं कर रही है तो 20 वर्कर्स हैं, और अगर पावर यूज़ नहीं कर रही है तो 40 वर्कर्स हैं, और अगर पावर यूज़ कर रही है तो 20 वर्कर्स से ऊपर वाले को फैक्ट्री की डेफिनेशन में लाया जाता है, ठीक है। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट इंगेज इन हज़ार्डियस एक्टिविटी, तो जो हज़ार्डियस काम करते हैं ना, जैसे स्टील प्लांट्स हो गए, है ना, ये लोग सब थोड़े जो फर्नेस के पास काम करते हैं, ये लोग सब हज़ार्डियस उसमें काम करते हैं ना, जैसे कोल माइंस में लोग काम करते हैं, तो ये भी हज़ार्डियस हो गया। इट इंक्लूड्स, अब इसकी डेफिनेशन प्रोवाइड की गई है कि कौन कौन सी ऐसी हैं एक्टिविटीज़ जो हज़ार्डियस एक्टिविटीज़ हैं। इट इंक्लूड्स ऑल एस्टेब्लिशमेंट्स वेयर एन हज़ार्डियस एक्टिविटी इज़ कैरीड आउट रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ वर्कर्स, तो जहाँ पे भी हज़ार्डियस एक्टिविटी कैरी हो रही है ना, जैसे फर्नेस वाला काम हो गया, या मोल्टन आयरन वाला काम हो गया, या फिर ऐसे कोल माइंस वाला काम हो गया, ये सारे एस्टेब्लिशमेंट अब इसमें इंक्लूड होंगे, ठीक है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की बात करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, ठीक है। कोड विल अप्लाई एस्टैब्लिशमेंट्स ऑन कॉन्ट्रैक्टर्स एम्प्लॉइंग, जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो 50 या उससे ज़्यादा वर्कर्स को एम्प्लॉय कर रहे हैं, ठीक है, उनको अब इससे कंप्लाई करना पड़ेगा, ये कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस बिल के साथ, ठीक है। एंड इट ऑल्सो प्रोहिबिट्स कॉन्ट्रैक्ट लेबर इन कोर एक्टिविटीज़, तो कोर एक्टिविटीज़ में कॉन्ट्रैक्ट लेबर को कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं कर सकते, है ना, वहाँ पे आपको परमानेंट एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स जहाँ भी ये कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो 50 से ऊपर पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं ना, जो कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं लोगों को, उनको अब ये फॉलो करना पड़ेगा, ये वाला बिल के प्रोविजंस, ठीक है। डेली आवर लिमिट जो है वो फिक्स की गई है, ठीक है, 8 घंटे से आप ज़्यादा काम नहीं करा सकते, ठीक है। वुमेन वुड बी इंटाइटल्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट, है ना, ऐसे कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, वुमेन हर इस्टेब्लिशमेंट में वो काम कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ एग्जेम्पशंस हैं, क्या, द कोड एम्पावर्स द स्टेट गवर्नमेंट टू एग्जेम्प्ट एनी न्यू फैक्ट्री फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ द कोड इन ऑर्डर टू क्रिएट मोर इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो जो भी कोई नई फैक्ट्री बन रही है वो उसको ये सारे प्रोविजंस को फॉलो करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो उसको एग्जेम्प्ट कर रही है ताकि नई फैक्ट्रीज आके इस्टेब्लिश हो पाएँ, ठीक है। उसके बाद इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स की हम बात करते हैं, ठीक है। तो काफ़ी न्यूज़ में था ये, है ना, क्योंकि कितना तो माइग्रेशन हुआ था एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक, है ना, कितना पैथेटिक कंडीशंस में लोगों के पास चप्पल भी नहीं थी और वो चल रहे थे, उनके पैर ख़राब हो गए थे, है ना, तो ये सब आपने फ़ोटोज़ देखी ही होंगी पिछले साल। तो बात करते हैं, काफ़ी न्यूज़ में था, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन हम बात करते हैं इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर की। तो कौन होता है एक इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति या पर्सन जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट माइग्रेट करता है ना, काम के लिए, बेसिकली काम के लिए माइग्रेट करता है, और उसकी सैलरी लगभग 18,000 या उससे कम होती है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं माइग्रेंट वर्कर, ठीक है। एनी पर्सन हु मूव्स ऑन हिज और ओन स्टेट, अपने स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में जाता है एम्प्लॉयमेंट के लिए,
एंड इज़ अर्निंग अ मैक्सिमम ऑफ 18,000 पर मंथ और सच हायर अमाउंट विच द सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई। तो ये 18,000 का जो अमाउंट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इनको बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं। बेनिफिट्स फॉर इंटर स्टेट माइग्रेंट्स, तो इनको ऑप्शन है कि ये भाई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अवेल कर सकते हैं नए स्टेट में, ठीक है। तो जो अभी हमने वो स्कीम निकाली है ना, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, तो वो इन्हीं के लिए निकली है ना, ताकि ये जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं किसी दूसरे स्टेट में जाके भी एक्सेस कर पाएँ, है ना। तो तो वहाँ पे जाके ये PDS को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। बाकी दे में ऑल्सो अवेल बेनिफिट्स अंडर द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन सेस फंड इन द स्टेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो जहाँ जिस भी स्टेट में ये लोग जा रहे हैं काम करने, वहाँ का एक पर्टिकुलर फंड होता है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन सेस फंड, उनके अंदर जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं उनको भी ये कर सकते हैं, और इंश्योरेंस और बाकी प्रोविडेंट फंड के बेनिफिट्स भी इनको मिलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या है। द कोड रिमूव द प्रोविजन फॉर डिस्प्लेसमेंट अलाउंस विच वॉज देयर इन 2019 में। तो पिछले साल जो बिल आया था 2019 वाला, उसमें एक डिस्प्लेसमेंट अलाउंस मिलता था। मतलब अगर एक वर्कर को आप दूसरे स्टेट में माइग्रेट करना पड़ रहा है काम के लिए, तो उसको एक डिस्प्लेसमेंट अलाउंस मिलता था, जैसे ट्रांसफ़र अलाउंस टाइप समझ लो बात आप, ठीक है। तो उसको बेसिकली ये डिस्प्लेसमेंट अलाउंस मिलता था जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, ठीक है। जब वो जाता था तो उसको एक डिस्प्लेसमेंट अलाउंस मिलता था। अभी उसको हटा दिया गया है। कितना मिलता था ये पहले, ये 50% ऑफ द सैलरी उसको मिलता था। जैसे मान लो अगर 18,000 की सैलरी है तो 9,000 उसको डिस्प्लेसमेंट अलाउंस मिलता था, ठीक है। अभी वो उसको अबॉलिश कर दिया गया। उसके बाद डेटा बेस फॉर इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स क्या है। डेटा बेस बनेगा एक इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स का। क्यों बनेगा, ये क्यों बनाएगी सरकार, ताकि जो इंडस्ट्री को चाहिए, मान लो कोई लोकल इंडस्ट्री है ना, उसको कोई वर्कर चाहिए और इस वर्कर के पास कुछ स्किल है, तो इन दोनों को बेसिकली ये ब्रिज करेगा इनमें गैप, ताकि जो इंडस्ट्री के ओनर्स हैं वो इनको एम्प्लॉय कर पाएँ। तो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स विल मेंटेन रिकॉर्ड एंड डिटेल्स ऑफ इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स इन अ पोर्टल, है ना। उस पोर्टल में मेंटेन करेंगे और ताकि इनको एम्प्लॉयमेंट और रीस्किलिंग हो पाएगा, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी फंड फॉर द वेलफेयर ऑफ अनऑर्गेनाइज वर्कर्स। तो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी फंड होगा, हमने पीछे देखा ही था, है ना, जिसमें गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी का मिल रहा था। वैसे ही एक प्रोविज़न इसमें भी है कि अमाउंट कलेक्टेड फॉर सर्टेन पेनल्टीज़ अंडर द कोड विल बी क्रेडिटेड टू दिस फंड। तो कोई भी अगर इस लॉ को वॉयलेट करता है ना, कोई भी इस लॉ को, इसके प्रोविजंस को वॉयलेट करता है तो उसको पेनल्टी लगेगी। तो उसकी पेनल्टी का जो पैसा होगा वो यहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, सोशल सिक्योरिटी फंड फॉर द वेलफेयर ऑफ अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के पास, ठीक है। अब डेवलपमेंट देखते हैं विद रिगार्ड टू द स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट के रिस्पेक्ट में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं उनको भी देख लेते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो है, और IBM ने, उन्होंने एक पार्टनरशिप करी है जिसको नाम दिया है इन्होंने स्किल्स बिल्ड रीइग्नाइट। ये पिछले साल न्यूज़ में था, SBR एंड SBIC, स्किल्स बिल्ड इनोवेशन कैंप। तो ये दोनों आप याद रखना कि ये जो स्किल्स बिल्ड रीइग्नाइट है और ये स्किल्स बिल्ड इनोवेशन कैंप है, ये किसके बीच में पार्टनरशिप है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड IBM के बीच में पार्टनरशिप है, ठीक है। तो ये जो स्किल्स बिल्ड रीइग्नाइट है, इट सीक्स टू प्रोवाइड जॉब सीकर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स विद एक्सेस टू फ्री ऑनलाइन कोर्स वर्क, है ना, एंड मेंटरिंग सपोर्ट डिज़ाइन टू हेल्प देम री इन्वेंट देयर करियर्स एंड बिजनेस, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये SBR बेसिकली क्या करेगा कि ये जो जॉब सीकर्स हैं, जो जॉब देख रहे हैं, और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो उनको जॉब देंगे, उनको फ्री ऑनलाइन कोर्स वर्क के लिए मेंटरिंग सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, है ना, ताकि वो अपने करियर्स और बिजनेस को अपलिफ्ट कर पाएँ। तो भाई एंटरप्रेन्योर्स को भी एजुकेशन की ज़रूरत होती है और जॉब सीकर्स को भी एजुकेशन की ज़रूरत होती है, ताकि ये लोग रीस्किल कर पाएँ अपने आप को। तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये ऑनलाइन कोर्स बनाएगा एक, वहाँ पे इनको ये मेंटर करेगा बेसिकली, ठीक है। तो ये एक 10 वीक का प्रोग्राम होगा जिसमें 100 आवर्स ऑफ स्ट्रक्चर लर्निंग होगी, ठीक है। हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट होंगे, मतलब प्रोजेक्ट प्रैक्टिकलिटी, जैसे मान लो आपने कुछ कोर्स किया, है ना, तो कोर्स के एंड में एक प्रोजेक्ट होगा, आपको वो प्रोजेक्ट करना होगा, और वो प्रोजेक्ट कुछ प्रैक्टिकल चीज़ होगा जिससे आपका एक्सपीरियंस बढ़े, आपकी लर्निंग बढ़े, आपका नेटवर्किंग कैपेबिलिटी बढ़े, और आप एम्प्लॉयबिलिटी आपकी इन्हांस हो पाए। तो कुल मिला के ये बस क्या कर रहा है, ये करियर को प्रोग्रेस करने की बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अगले पॉइंट पे आते हैं, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, NCVET। काफ़ी न्यूज़ में था, किसका है ये, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का है। तो देखो, जहाँ भी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है ना, वो मोस्टली जितने भी काम करती है ना, वो या तो इनोवेशन के लिए काम करती है, या तो स्किल्स बढ़ाने के लिए काम करती है, या करियर में आपको स्किल्स बढ़ाने के लिए काम करती है ना। नाम से ऐसे पता चल रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए काम करती है ना, FDI वगैरह लाने के लिए भी काम करती है कभी बार। तो ये सब ही काम करती है, मोटा मोटा काम यही है इनका, ठीक है। तो अभी क्या करेगा नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये वोकेशनल एजुकेशन
प्रोवाइड करेगा, है ना। तो इट सब्स्यूम्स एग्जिस्टिंग स्किल रेगुलेटरी नेटवर्क बॉडीज़ जो अभी एक्चुअली में बॉडी काम कर रही हैं, जैसे नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, इनको सब्स्यूम करके एक बॉडी बनेगी, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. It regulates the functioning of entities engaged in vocational education and training, both long and short term, and establishes minimum standards for the functioning of such entities. ठीक है, तो उनके लिए स्टैंडर्ड्स, ऐसी एंटिटीज़ के लिए स्टैंडर्ड्स देगा, है ना, और वोकेशनल एजुकेशन को इंश्योर करेगा, ट्रेनिंग को इंश्योर करेगा. तो यही सब है किसमें, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में. ठीक है, अगला प्रोग्राम क्या है, गोल क्या है, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स प्रोजेक्ट. गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स प्रोजेक्ट किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और फेसबुक के बीच में पार्टनरशिप है. तो ये ध्यान रखना, गोल किसका है, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स प्रोजेक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड फेसबुक के बीच में पार्टनरशिप है. ये क्या करेगा, बेसिकली डिजिटल स्किल प्रोवाइड करेगा. ठीक है, तो ट्राइबल एरियाज़ में जो लोग हैं ना, उनको बेसिकली ये डिजिटल स्किलिंग प्रोवाइड करेगा. तो इट इज़ अ डिजिटल स्किलिंग एंड मेंटर इनिशिएटिव. जैसे मान लो कंप्यूटर सिखा रहे हैं कि कंप्यूटर में ये चीज़ें होती हैं, तो वो सब ये गोल इनिशिएटिव करेगा. That will engage renowned leaders and experts with their respective domains from business, education, health, policies, arts, entrepreneurship among others to personally mentor scheduled tribe youths across India. ठीक है, तो बेसिकली क्या करेगा, इट इज़ अ डिजिटल स्किलिंग एंड मेंटरशिप इनिशिएटिव दैट विल एंगेज बेसिकली डिफरेंट एक्सपर्ट्स आएंगे अपनी अपनी फील्ड से, है ना. वो क्या करेंगे, वो ये सब जो चीज़ें हैं बिज़नेस, एजुकेशन और हेल्थ टॉपिक्स पे उनको लेक्चर देंगे, एंटरप्रेन्योरशिप पे लेक्चर देंगे और मेंटर करेंगे ट्राइब यूथ को. जो ट्राइबल यूथ है उसको मेंटर करेंगे. तो ये है किसमें, डेवलपमेंट विद रिगार्ड टू स्किल डेवलपमेंट. आगे और पढ़ लेते हैं, एक मिनट. हाँ, ये क्या है, द अर्बन ट्यूलिप प्रोग्राम. ट्यूलिप प्रोग्राम भी बहुत न्यूज़ में था. क्या है ये, द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम. तो बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है क्या देगा ये, इंटर्नशिप प्रोवाइड करेगा. किसको, अर्बन यूथ को प्रोवाइड करेगा. लगभग जो भी नए ग्रेजुएट्स हैं उनको इंटर्नशिप प्रोवाइड करने की बात की गई है इसमें, है ना. तो ट्यूलिप है किसका प्रोग्राम, बेसिकली ये वर्ल्ड बैंक ने मेरे हिसाब से लॉन्च किया था. आगे बढ़ते हैं, पहले देख लेते हैं क्या क्या है. ट्यूलिप इज़ अ प्रोग्राम फॉर प्रोवाइडिंग इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ टू फ्रेश ग्रेजुएट्स इन ऑल अर्बन लोकल बॉडीज़. तो जितनी भी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, ठीक है, और स्मार्ट सिटीज़ हैं, वहाँ पे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ को ये बेसिकली प्रोवाइड करेगा, है ना. तो इसमें क्या होगा, जो एप्लीकेंट्स होने चाहिए वो कौन होने चाहिए, एप्लीकेंट्स जो होने चाहिए वो इसमें इंडियन सिटीजन्स होने चाहिए. ठीक है, जिन्होंने अपनी कॉलेज की डिग्री को कंप्लीट कर लिया है लास्ट 18 मंथ्स में. ठीक है, प्रोग्राम के कोई अपना से कोई बजट नहीं है. ठीक है, यूनियन बजट 2020-21 में इसको अनाउंस किया गया था. ठीक है, इसमें क्या होगा, एक इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म बनेगा जो क्या अलाउ करेगा, विच अलाउज इंटर्न्स इन ऑल अर्बन लोकल बॉडीज़ या फिर स्मार्ट सिटीज़ टू इंटरैक्ट एंड इंगेज अंडर वन रूफ. तो एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहाँ पे इंटर्न्स और ये जो ULBs और स्मार्ट सिटीज़ हैं ये इंटरैक्ट कर पाएंगे. और जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है वो उसको इम्प्लीमेंट कर रही है. वो उसका कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव करेगी, पार्टनरशिप करेगी स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ टू इन्हांस द पार्टिसिपेशन ऑफ ULBs एंड स्मार्ट सिटीज़ अंडर ट्यूलिप. तो समझ में आया. महुआ जो है अपनी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, वो इसका कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स करेगी. ठीक है, अगला आता है स्वदेश क्या है, स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट. तो नाम से देखो क्या पता चल रहा है, स्किल्ड वर्कर्स का कोई डेटाबेस है. वो स्किल्ड वर्कर्स का डेटाबेस इसलिए बनाया जाएगा ताकि उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जा सके, है ना. यही नाम से पता चल रहा है और यही है भी. इट इज़ अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. तो इसमें बेसिकली क्या है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री आ गई. तो बाहर से जो लोग आ रहे हैं, जो रिपैट्रिएट्स आ रहे हैं बाहर से, कोविड-19 में क्या होता है, बाहर के लोगों को इंडिया में लाया जा रहा था ना. तो ये जो लोग आ रहे हैं इनका डेटाबेस बनेगा इस पोर्टल में. ठीक है, इनका डेटाबेस बनेगा ताकि इनको रेलेवेंट स्किल्स इम्पार्ट किए जा सकें और इनको रेलेवेंट एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके. ठीक है, इट इज़ एन इनिशिएटिव टू कंडक्ट अ स्किल मैपिंग एक्सरसाइज ऑफ रिटर्निंग सिटीजन्स, जो बाहर काम कर रहे थे, जो इंडिया में वापस आ रहे हैं. वंदे भारत मिशन के अंदर बाहर के लोगों को लाया गया था ना इंडिया में, जो बाहर स्ट्रैंडेड थे, लॉकडाउन्स हो गए थे, तो उनको इंडिया में वापस लाया गया था. तो उन लोगों की स्किल मैपिंग एक्सरसाइज है बेसिकली ये, ताकि उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जा सके. तो एक डेटाबेस बन जाएगा क्वालिफाइड सिटीजन्स का. फिर उनके स्किल सेट्स और उनके जो एक्सपीरियंस है उनको मैच किया जाएगा कि भाई कहाँ इनकी डिमांड है, और उनको फिर जॉब दिया जाएगा. ठीक है, तो ये है क्या, स्वदेश स्किल वर्कर्स अराइवल डेटाबेस. अब देखो नाम से कैसे पता लगा सकते हो पूरा. स्किल्ड वर्कर्स अराइवल मतलब कहीं बाहर से आ रहे होंगे. ठीक है, तो बाहर से जो रिपैट्रिएट्स अंदर आ रहे हैं, सिटीज़न इंडिया में आ रहे हैं, उनके लिए है. उनके स्किल को ये मैप करेगा, उसका एक डेटाबेस बनाएगा ताकि उनको बाद में एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट दिया जा सके. नाम में ही पता चल रहा है, बस अगर फुल फॉर्म भी याद कर लोगे तो भी पता चल जाएगा कि ये किससे डील करता है. अब आपको इसमें याद करना है कि सिंस बाहर से आ रहे हैं तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होगी. ठीक है,
और स्किल की बात कर रहे हैं तो स्किल डेवलपमेंट इन्वॉल्व होगी, ठीक है। बाकी इनको फ्लाइट से लाया गया था, ठीक है, तो इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन भी इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये है अपना स्वदेश इनिशिएटिव। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी कंसेप्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को, और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज़ जो हैं वो queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।